सो गाइस आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं कॉपी पे। अब हम लोग सब कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैपेसिटर यानी संधारित्र क्या होता है, फिर संधारित्र को कैसे जोड़ते हैं सीरीज इन पैरेलल में, फिर उसके बाद हम जानेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटर यानी संधारित्र की जो धारिता होती है ना उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखते रहिए अगर पूरा लाभ लेना है तो। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तो संधारित्र क्या होता है। दो धात्विक प्लेटों से बनी ऐसी युक्ति जिनके बीच कोई परावैद्युत माध्यम उपस्थित होता है तथा यह विद्युत ऊर्जा को आवेश के रूप में संग्रहित करते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर उसे विसर्जित करते हैं, संधारित्र कहलाते हैं। तो आपने देखा क्या है कि भैया दो ठो धातु की प्लेट होती है, उनके बीच में एक ठो परावैद्युत माध्यम होता है और यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा जो होती है ना, इलेक्ट्रिक करंट एनर्जी जो होती है ना, उसको क्या करता है, चार्ज के रूप में अंदर अपने अंदर स्टोर किए रहता है और आवश्यकता पड़ने पे उसे विसर्जित भी करता है, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र के इसी आवेश को, ठीक है ना, संधारित्र के इसी आवेश को संग्रहित करने के गुण को उसकी धारिता यानी कैपेसिटेंस कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक फैरड होता है। देखिए जो फैरड होता है ना, फैरड धारिता की बहुत बड़ी इकाई है, ध्यान दीजिएगा, धारिता की बहुत बड़ी इकाई है तथा सामान्यतः संधारित्र की धारिताएं माइक्रोफैरड, नैनोफैरड या पिकोफैरड होती है। जो कैपेसिटर जो धारिता फैरड बहुत बड़ी इकाई होती है दोस्तों। आप कभी भी मार्केट में जाएंगे ना, मतलब इसको खरीदने कैपेसिटर को तो आपको माइक्रोफैरड में ही मिलेंगे नॉर्मली, अगर जो समरसेबल वगैरह मोटर वगैरह में यूज होते हैं, ठीक है। नैनोफैरड और पिकोफैरड बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आपको माइक्रोफैरड में ही मिलेंगे। माइक्रो मतलब समझ रहे हैं ना, 10⁻⁻⁶ को माइक्रो बोलते हैं, तो इतना कम वैल्यू में मिलता है। अगर भैया फैरड में मिल जाए तो सोचिए कि कितनी पावरफुल होगी उसकी, ठीक है ना। हालांकि माइक्रोफैरड को जोड़ के फैरड बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जोड़ेंगे, उसकी एनर्जी तो भाई बहुत ही पावरफुल होगी। देखिए कुछ इस तरीके का होता है सिंबल, कुछ इस तरीके का होता है। ध्यान दीजिएगा दोनों इसमें जो डंडी आपको दिख रही है ना, ये दोनों दोस्तों सेम होती है, थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं रहता। जबकि बैटरी में एक बड़ा होता है पॉजिटिव वाला, निगेटिव वाला छोटा, जबकि कैपेसिटर में दोनों बराबर होते हैं। देखिए इस तरीके कुछ होता है, ये जो चीज दोनों निकली रहेगी वो लीड होगी इसकी, और ये जो लगी रहेगी यही मेटेलिक प्लेट होती है, और इसके बीच में यही रहता है आपका परावैद्युत माध्यम यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। यही स्ट्रक्चर आप कैपेसिटर है। देखिए यहाँ पे दो चीज डायरेक्ट लिखी गई है तो उसको आपको नहीं घबराना है, क्योंकि दोस्तों ये जो चीज है ना, डायरेक्ट लिख दें या वैसे कर दें तो इसको डेरिवाइव उतनी करने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मली जान लीजिए, बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है लेकिन है थोड़ा बहुत। संधारित्र की धारिता C=Q/V एवं संचित ऊर्जा, यह कितनी एनर्जी स्टोर करता है, U=12CV²। जैसे आपकी होता है हाफ mv² होता था, उसी तरीके से ये हो जाएगी, ठीक है ना। U आपका mv² होता है, इसी तरह हाफ CV²। अभी आगे जाएंगे तो Li² मिलेगा, उसके लिए क्या बोलते हैं, आपके जो कुंडली होती है उसके लिए बात कर लें, ठीक है। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटर, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, क्या क्या प्रभाव पड़ता है भाई। देखो ये आपके हो गए सिंबल, परावैद्युत इसकी सामर्थ्य क्या है, एप्सिलॉन, ठीक है। ये एप्सिलॉन का चिन्ह है, फैरड है, ए इसका क्या है, इस प्लेट का क्षेत्रफल। तो देखिए संधारित्र की जो धारिता होती है, फार्मूला याद कर लीजिए, जरूरी है, आगे काम आएगा। तो C= क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन A/D हो जाएगा। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है दोस्तों, माध्यम की वैद्युतशीलता है, जिसे परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। अब ए क्या है, उसका एरिया ऑफ ईच प्लेट्स है, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी। तथा एक फार्मूला होता है एप्सिलॉन =ε0 इंटू एप्सिलॉन r होता है। ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 फैरड प्रति मीटर। एप्सिलॉन r क्या है, सापेक्ष वैद्युतशीलता, y के लिए एप्सिलॉन r का मान 1 होता है। अतः दोस्तों हम कह सकते हैं संधारित्र की जो धारिता होती है वह निम्न कारक पर यानी निम्न चीज पर डिपेंड करती है। सबसे पहले दोस्तों किस पर करती है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। मतलब क्या, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है तथा उसके समानुपाती होते हैं, यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरी पर बात कर लेते हैं, क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी पर भी यह निर्भर करता है, डिपेंड करता है। कैसे, देखिए संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है एवं व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात C प्रोपोर्शनल
देख सकते हैं यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो C प्रोपोर्शनल 1/d, ठीक है। C अनुक्रमानुपाती 1/d कहिए या C व्युत्क्रमानुपाती d कहिए, बात एक ही है, ठीक है। अब चलिए, अब किस पर डिपेंड करता है, प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम पर दोनों के बीच में कौन सा माध्यम, कागज रखा गया है, ऑयल रखा गया है या कुछ और चीज रखी गई है, ठीक है। संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम पर भी निर्भर करती है तथा उच्च विद्युतशीलता वाले पदार्थों से बने संधारित्र की धारिता भी उच्च होती है। मतलब जिस पदार्थ की विद्युतशीलता उच्च होगी उसका भैया संधारित्र का जो बनेगा उसकी भी धारिता उच्च का होगी, ठीक है। अगला किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, तापमान पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। संधारित्र की धारिता उसके चारों तरफ के तापमान पर भी निर्भर करती है। अब हम लोग जान लेते हैं कि संधारित्र का कनेक्शन, जो आपका कनेक्शन करते हैं, संयोजन करते हैं, कैसे करते हैं। इसमें भी प्रतिरोध की तरह श्रेणी और समांतर है, यानी इन सीरीज इन पैरेलल में जोड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे, तो सीरीज का फिगर इस तरीके का है, देख सकते हैं। संधारित्र आपका इस तरह 3 संधारित्र है और इसमें दोस्तों क्या होता है कि सीरीज में, ध्यान दीजिएगा, इसमें जब सीरीज में वोल्टेज समान होता था, ठीक है, जबकि आपके रेजिस्टेंस में क्या होता था, धारा समान होती थी। लेकिन इस केस में उल्टा होता है, ठीक है। जो उसमें वोल्टेज समान था यहाँ सीरीज में वोल्टेज समान होगा, और जो उसमें पैरेलल में दोस्तों जो वोल्टेज आपका समान था वो इसमें सीरीज में होगा, और जिसमें जो पैरेलल का फार्मूला होता है उस तरीके से इसमें सीरीज में आएगा। थोड़ा उल्टा होता है, तो याद करने की ट्रिक भी बन जाती है। V1 V2 V3 वोल्टेज ड्रॉप, C1 C2 C3 धारिता, I एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, बैटरी लगी हुई है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसके बारे में और जान लेते हैं। अब देखिए पेज को पलटेंगे और दूसरी टॉपिक्स पे बात करते हैं इसके। अब फिगर तो आपने देख ही लिया। देखिए चित्र में आपको दिखे थे कि 3 संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इस पूरे संधारित्र को V वोल्ट की सप्लाई भी दे दी जाती है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रत्येक संधारित्र में धारा का मान एक समान होने के कारण प्रत्येक पर आवेश एक समान संधारित्र होता है, ठीक है, तथा प्रत्येक संधारित्र के क्रॉस विभवांतर जो होता है वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। यदि तीनों संधारित्र में उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है, तब V V1 V2 V3 हो जाएंगे। और दोस्तों हमने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो Q C भी होते हैं, यानी V Q/C हो जाएंगे। अब दोस्तों देख लीजिए, अब उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपके जैसे देखिए कि यहाँ से अब Q तो सब में समान रहेगा, बदलेगा क्या, V1 और C1, यानी जब यहाँ पे V1 करेंगे तो यहाँ C1, यहाँ V2 तो यहाँ C2, यहाँ V3 CT, यहाँ Vn तो Cn हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों Q/इक्विवेलेंट जब करेंगे C का, ये देखिए C लिखा गया है, ठीक है, C इक्विवेलेंट, तो सब चीज़ हो जाएंगे दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग दोनों जब होंगे Q सब में है, कॉमन होके कट जाएंगे, तो 1/C इक्विवेलेंट, EQ का मतलब इक्विवेलेंट समतुल्य, ठीक है, तो सब चीज़ हो जाएगी, मात्रक हो जाएगा फैराड। अब जिस तरह से उसमें संधारित्र आपके क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस में परिभाषा बनी थी, उसी तरीके से संधारित्र में बन जाएगी। क्या है देखिए, अतः संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में परिपथ की, ध्यान दीजिएगा, संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में परिपथ की तुल्य धारिता का प्रतिलोम परिपथ में जुड़े प्रत्येक संधारित्र के व्यक्तिगत धारिताओं के प्रतिलोम के योगफल के बराबर होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब दोस्तों अभी तक तो हमने सीरीज के बारे में जाना, अभी हम इसका न्यूमेरिकल भी बता देंगे जिससे आपको और अच्छे से आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि पैरेलल में क्या केस होता है, क्या कंडीशन होती है गाइस, इसके बारे में, ठीक है। देखिए पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, जैसे संधारित्र जोड़े थे वैसे ही बिल्कुल पैरेलल में जोड़ लेंगे, सबके एक समान सिरे को एक से, दूसरे के दूसरे से। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें देखिए करंट फ्लो अलग अलग हो जाती है, जबकि उस कंडीशन में वोल्टेज अलग अलग होता था, ठीक है। तो ये चीज हो, देखिए उसमें क्या होता था दोस्तों, करंट अलग अलग हो जाती थी, तो यहाँ पे वोल्टेज समान रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब कैसे करेंगे भाई, तो ए बी हो गया, अब देख सकते हैं सब कुछ हो गया, दोनों की तुलना भी कर सकते हैं रेजिस्टेंस और इससे। तो इसमें जो आपके रेजिस्टेंस में सीरीज का जो फार्मूला था वो कैपेसिटर के पैरेलल में आएगा। उसी तरीके से ऊपर चित्र में 3 संधारित्र का समांतर संयोजन को दिखा दिया गया है, जिसमें सभी संधारित्रों के प्रारंभिक सिरे को एक बिंदु से तथा अंतिम सिरे को दूसरे बिंदु से संयोजित किया जाता है। इस पूरे संयोजन को V वोल्ट की सप्लाई से जोड़ने पर संधारित्रों में धारा क्रमशः I1 I2 I3, ठीक है एवं इस पर एकत्रित आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 है एवं परिपथ की कुल धारा मतलब कुल जितनी सर्किट है उसमें कितनी धारा फ्लो होती है, कुल धारा I है, तथा पूरे संधारित्र की तुल्य धारिता की बात करें C इक्विवेलेंट है। अतः धारा कितनी फ्लो होगी दोस्तों, करंट कितनी होगी, I = I1 I2 I3
हो जाएगा। तो इतनी करंट सब जोड़ करके लेकिन टोटल I फ्लो हो रही है। अब देखिए इसके फार्मूले को देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों फार्मूला ही हो जाएगा। अब देखिए दोनों में सब में T है दोस्तों, 1/T फॉर्म में है, तो T तो कॉमन होकर कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, Q इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3, यही चीज बच जाएगी दोस्तों। अब देखिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं दोस्तों कि इसके आवेश हमारे अभी प्राप्त हुए, ठीक है, हमें आवेश प्राप्त हो गए, तो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू सी बी, तो C इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू, सब में देखिए V समान है तो V कॉमन होकर कट जाएगा, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 C3 मात्रक फैराड हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या परिभाषा बनेगी, अतः संधारित्र को समांतर, देखिए समांतर में संयोजित करें, परिपथ की तुल्यधारिता संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों, जुड़े प्रत्येक संधारित्रों के व्यक्तिगत संधारित्रों के योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब गाइस कि इस विधि से अगर धारिता का मान बढ़ाना है तो उसको पैरेलल में जोड़ो, अगर कम करना है तो सीरीज में जोड़ो। ये गाइस इसकी कंडीशन होती है, बिल्कुल प्रतिरोध के उल्टा होता है। अभी तक तो इतना जान लिया, अभी मजा नहीं आया। अभी हम अगर आपको 2-4 न्यूमेरिकल बता देना तब तो भाई बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, तब उसमें कोई शिकायत नहीं रहेगी हमको आया या नहीं आया, ठीक है। तो चलिए 1-2 पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं भाई, 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम सीरीज केस वाला करते हैं इसमें, ठीक है, सीरीज केस वाला न्यूमेरिकल करते हैं। तो सीरीज केस में दोस्तों क्या होगा, मान लीजिए इस तरीके का है संधारित्र, इस तरीके से संधारित्र है दोस्तों, 4 संधारित्र ले लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो फैराड, ठीक है, 2F का है, 2F का 2 फैराड ऐसे हमने दे दिए हैं, बट माइक्रो फैराड में ऑलरेडी आपको मिलेगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 4 फैराड है और ये 4 फैराड है, और दोस्तों ए मान लेते हैं, ए और बी के बीच हमें निकालना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट, ध्यान दीजिएगा C इक्विवेलेंट ये हो जाएगा, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो इसके अकॉर्डिंग मान रखिए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4। अब दोस्तों देखिए 1/2 कितना हो गया, मतलब आधा आधा है भी, तो 1 हो जाएगा। 1/4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो देख सकते हैं कि 1/2 आएगा, दोनों को जोड़ने 2/4 आएगा, यानी 1/2, और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, यानी दोस्तों आएगा 1.5 फैराड, ठीक है, 1 फैराड। यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। आपके लिए 1-2 होमवर्क दे देता हूं दोस्तों, देखिए इस तरीके से, 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गया, 4 5 6 7, इस तरीके से दोस्तों हो गए आपके। यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से सबकी वैल्यू फैराड में वैल्यू है, ठीक है, सबकी वैल्यू फैराड में। आप इसका RAB निकाल CAB, ठीक है, ध्यान दीजिएगा CAB निकालेंगे, और इस जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या तो हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं, ठीक है। जो बताते हैं भाई उनको थैंक यू, जो नहीं बताते उनको महा थैंक यू, ठीक है। चलिएगा अब दोस्तों अभी तक सीरीज देख लिया, इसी तरीके अपने बना सकते हो गाइस। अब चलिए हम पैरेलल के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है, PAR पैरेलल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पैरेलल कैसे बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके का हो गया दोस्तों, 1 2 3 4, इस तरीके से दोस्तों हो गए। सबको एक साथ जोड़ दोगे तो पैरेलल बन जाएगा। इधर आपके हो जाएंगे A और इधर दोस्तों हो जाएंगे आपके B। अब इधर मान लेते हैं 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, 5 ओम है। तो मतलब C इक्विवेलेंट जब निकालेंगे दोस्तों तो फार्मूला होता था C1 C2 C3 प्लस C4। तो दोस्तों क्या हो जाएंगे, देखिए 1 + 2 + 3 + 5, यानी दोस्तों क्या हो जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएंगे, और 3 3 6, और 6 5 कितने हो जाएंगे, 11 फैराड। सबकी सॉरी गाइस, यहाँ फैराड रहेगा, ओम नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा फैराड रहेगा, ठीक है, फैराड सब वैल्यू रहेगी। तो इसी तरीके से दोस्तों और भी अपने से बना सकते हैं। मान लीजिए मैं 2 का बना दे रहा हूँ एक कोई, ठीक है, इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके का कोई एक हो गया, और यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, और यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं 10 का है, और यहाँ 10 फैराड का है, और यहाँ पे 5 फैराड का है। तो जब इसका CAB निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 + 5 हो जाएगा, यानी 15 फैराड हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिक्स टाइप के भी दोस्तों क्वेश्चन बना सकते हैं। मिक्स टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, देखिएगा मैं इधर दिखा देता हूँ आपको मिक्स टाइप के क्वेश्चन। जैसे कि कोई मान लीजिए यहाँ से चालू हो रहा है तो इधर आ गए, फिर इधर भैया हमने एक जोड़ दिया, फिर इस तरह से जोड़ दिया, फिर इधर आ गए तो इधर जोड़ दिया, और यहाँ पे भी जोड़ दिया, और इस तरीके से जोड़ दिया। तो इस तरह के दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं ये मिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर A है और B है, और मैं कहूँ A B के बीच तुल्य निकालो, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
5 है, 6 है, 7 है, इस तरीके से हैं। और सबकी वैल्यू कितने में, फैरड में है। ठीक है, सबकी वैल्यू पर फैरड एफ लगा लीजिएगा या माइक्रो फैरड लगा लीजिएगा। अगर मैं कहूं CAB इसका निकाल दीजिए तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों आप देखिए ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं, तो सीरीज में जोड़ने हैं तो इन दोनों का सीरीज करके निकालेंगे दोस्तों, इसके पैरेलल में आ जाएगा। तो इस पैरेलल को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इन सब 3 सीरीज में आ जाएंगे, तो तीनों को सॉल्व करेंगे तो इसके पैरेलल में हो जाएगा। जैसे दोस्तों इसके पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो ये सब आपस में सीरीज हो जाएंगे और आपका लास्ट में रिजल्ट बच जाएगा। तो दोस्तों ये तरीके होते हैं आपके कैपेसिटर को सीरीज एंड पैरेलल में जोड़ने के, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या जनरल इंजीनियरिंग की जो भी बुक्स है इलेक्ट्रिकल पोर्शन की, उसमें इस टॉपिक से मिल जाएंगे। क्लास 9th 12th क्लास 10th में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 12th में मिल जाएंगे, तो आप देख करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना। आई होप आज की लेक्चर पसंद आई आपको, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। नए हो, अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहते हैं।